हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग प्रसार शिक्षा से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करा हुआ है जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने कुछ लॉन्ग क्वेश्चन को भी इसमें ऐड करा हुआ है जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। मतलब ये सारे क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को भी देखेंगे और जो जहाँ जिस पॉइंट से जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे टॉपिक्स को भी क्लियर करेंगे। ठीक है, एक तरह से आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा प्रसार शिक्षा का। ठीक है, और जो भी पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं होगा मैं उस पॉइंट को आपको बता दूंगी, आप लोग उसको पॉइंट आउट कर लेना और उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी आपको परेशानी ना आए। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चन को सबसे पहले जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। देखो, इसमें आपका पहला जो क्वेश्चन है जैसे है दृश्य श्रव्य साधनों का वर्गीकरण कीजिए तथा प्रसार शिक्षा में इनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दृश्य श्रव्य साधनों से, ये आपका मोस्ट वेरी वेरी कह सकते हो कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एवरी ईयर पूछा ही जाता है। ये एक भी साल एक भी ईयर स्किप नहीं हुआ है, ये हर साल पूछा गया है। तो इस साल भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो इस क्वेश्चन को तुम लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में, मतलब इस क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कर लोगे, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ से आपको एक आध टिप्पणी भी मिल जाएगा। तो इसका कंप्लीट आपको रिवीजन कर लेना है। आई होप कि आप लोगों का ये क्वेश्चन पेपर तैयार भी होगा, तैयार होना भी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। अब आपको एक तरह से मैं ये रिवीजन प्रोवाइड करा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए और आपको भी जैसे एक तरह से क्लियर हो जाए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है दृश्य श्रव्य साधन, यहाँ से आपके क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में। और टिप्पणी की बात है तो एक आध टिप्पणी भी पूछ ली जाती है। तो जब आप इसको कंप्लीट तैयार कर लोगे तो टिप्पणी भी क्लियर हो जाएगा और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी एक तरह से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है, दृश्य श्रव्य साधन को तैयार करके ही जाना है। ये 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये ना पूछें, ये पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद है सामुदायिक विकास। तो देखो, सामुदायिक विकास भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी एक आध साल स्किप कर करके पूछ दिया जाता है। इस बार हो सकता है कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाएं। ठीक है, हो सकता है कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाएं, लेकिन 100% श्योर नहीं कर सकती। 99% श्योर है कि ये आ सकते हैं, लेकिन 1% में डाउट है। लेकिन इसमें तो आपका 1% डाउट नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है तो 500 वर्डों में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसको भी आप लोग स्किप करके नहीं जाओगे, मतलब यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ये सामुदायिक विकास से रिलेटेड चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपका ज़रूर से पूछा जाएगा ये। ठीक है, और उसके बाद है, तो इसको भी आप लोग कंप्लीट तैयार करके जाना। अगर लॉन्ग पूछता है तो भी सही है, अगर शॉर्ट फॉर्म में पूछता है तो भी सही है। आपका यहाँ से टिप्पणी भी पूछ लिया जाता है। ये चारों क्वेश्चन ही एक तरह से इम्पॉर्टेंट है, आप इस चारों क्वेश्चन को ही तैयार करके ही जाना, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग नहीं पूछेगा तो शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर से पूछ लिया जाता है। उसके बाद ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा को परिभाषित कीजिए, गृह विज्ञान के विकास में प्रसार शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो जो गृह विज्ञान और प्रसार शिक्षा से रिलेटेड जो एक तरह से जो एक ही में रिलेटेड क्वेश्चन है, गृह विज्ञान और प्रसार शिक्षा, ये भी क्वेश्चन आपके हर साल पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग स्किप नहीं करोगे। अगर आप एग्ज़ाम में इन दोनों क्वेश्चन को तैयार करके जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इन चारों क्वेश्चन को तैयार कर लेना क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये दोनों आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन है जैसे टिप्पणी है और 500 वर्डों वाले क्वेश्चन है, वहाँ से आपको मतलब हर टॉपिक से हर क्वेश्चन से आपको
कुछ ना कुछ मटेरियल मिल ही जाएगा। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग रेडी करके ही जाओगे। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार भी पूछ ले, पिछली बार ये 2-3 सालों से लगातार पूछ रहा है, तो हो सकता है पूछ ले या इस साल स्किप कर दें। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से तैयार करके ही जाओगे। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको अगर इन चारों को आप लोग याद कर लेते हो, अच्छे से तैयार कर लेते हो, तो इन चारों से आपको 2 क्वेश्चन तो 100% मिल ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका यहीं पे बन गया। ठीक है, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें 1% डाउट नाम की कोई चीज़ें नहीं है। और ये है, इन तीनों को आप लोग लर्न कर लेना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये यहाँ से आपके एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में मिल ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और कुछ टॉपिक्स मैंने इंक्लूड करा हुआ है जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो चलो एक तरह से रिवीजन कर लेते हैं प्रसार शिक्षा का। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रसार शिक्षा क्या होता है, प्रसार शिक्षा का मीनिंग क्या होता है। तो ये सबको पता है कि प्रसार शब्द एक्सटेंशन शब्द का क्या है, हिंदी रूपांतरण है। यानी कि प्रसार शब्द जो है वो एक्सटेंशन का मीनिंग है। क्या है? मीनिंग है, अर्थ है। एक्सटेंशन का अर्थ क्या होता है? तो प्रसार। और देखो कह रहा है कि प्रसार शब्द एक्सटेंशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के, किस भाषा के? तो लैटिन भाषा के 2 शब्दों एक्स प्लस टेंसियो से मिलकर बना है। एक्स प्लस टेंसियो से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो बाहर की तरफ फैलाना। देखो एक्स का मतलब क्या होता है? तो बाहर, एग्जिट, बाहर। एक्स का मतलब एग्जिट यानी कि बाहर, आउट कह सकते हो, एग्जिट कह सकते हो, ये सारी चीज़ें बाहर को इंगित करती हैं। ठीक है, तो एक्स का मतलब क्या होता है? बाहर। और टेंसियो का मतलब क्या होता है? फैलाना। अर्थात एक तरह से कह सकते हो कि एक्सटेंशन का मतलब होता है बाहरी ज्ञान का फैलाव। यानी कि बाहरी ज्ञान के फैलाव को ही क्या कहते हैं? तो प्रसार शिक्षा कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। एक्स का मतलब क्या होता है? तो एग्जिट, आउट, यानी कि बाहर। और टेंसियो का मतलब होता है फैलाना, टू स्प्रेड, यानी कि हम चीज़ों को क्या कह रहे हैं? बाहर की तरफ फैला रहे हैं। यानी कि संस्था से बाहर जो भी एजुकेशन दिया जाता है उसी को प्रसार शिक्षा कहा जाता है। जैसे हमारा एक तरह से ये अनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। हम लोग जो एजुकेशन अभी ले रहे हो, आप लोग जो एजुकेशन ले रहे हो, वो आप लोग का फॉर्मल एजुकेशन है। ये एक संस्था ये करा रही है। ठीक है, आप लोगों को रेगुलेट करने का काम कौन कर रही है? संस्था करा रही है। जैसे डीडीयू है, डीडीयू आपके कॉलेज को चलाती है। और उसके बाद डीडीयू को भी रेगुलेट करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे यूजीसी है। ठीक, एजुकेशन विभाग है। तो इस तरह से ये संस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो संस्थागत जो एजुकेशन होता है वो फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। उसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, जिसमें आपका प्रॉपर एक फिक्स मटेरियल होता है, आपको यही पढ़ना है। एक तरह से सिलेबस आपका फिक्स रहता है। लेकिन प्रसार शिक्षा में आपका सिलेबस फिक्स नहीं रहता है। ये आप अपने, ये आप पे डिपेंड करता है। ये आपको जिस एजुकेशन की ज़रूरत होती है, आप प्रसार शिक्षा के माध्यम से उन सारी चीज़ों को सीखते हो। ठीक है, तो इसमें कोई फिक्स करिकुलम नहीं होता। ठीक है, तो आगे अब देख लेते हैं। तो प्रसार शिक्षा का लगभग मीनिंग क्लियर हो गया होगा सबको कि एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है। तो एक्सटेंशन का, प्रसार का मतलब होता है बाहरी ज्ञान का फैलाव। यानी कि बाहरी ज्ञान के फैलाव को ही क्या कहते हैं? प्रसार शिक्षा कहते हैं। ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको आप लोग याद करके जाना, और आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि लिखना है तो भाई याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ एक तरह से कह सकते हैं कि आपको एक्सटेंशन का, प्रसार शिक्षा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि प्रसार शिक्षा किसे कहते हैं, और ये विद्वानों के अनुसार भी हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से लिखोगे तो आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं प्रसार शिक्षा की परिभाषा। तो कह रहा है कि H.W. भट्ट के अनुसार, H.W. भट्ट के अनुसार इन्होंने कहा है कि ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को, ग्रामीण जीवन के
विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को ही प्रसार शिक्षा कहते हैं। 2-4 बार रिपीट कर लोगे तो ये आपके स्कीमा में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को ही क्या कहते हैं, तो प्रसार शिक्षा कहते हैं। यानी कि W.H. भट्ट का कहना है कि जो ग्रामीण जीवन है उसके विकास के लिए जो भी शिक्षा दिया जाता है, उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए, उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो भी एजुकेशन दिया जाता है वो क्या है, तो वो आपका प्रसार शिक्षा है। ठीक है, क्या है, प्रसार शिक्षा है। और अब देख लेते हैं बी रामाभाई के अनुसार, बी रामाभाई ने क्या कहा है, तो इनका कहना है कि प्रसार एक दोहरा रास्ता है, यानी कि प्रसार 2 वे चैनल है। क्या है, 2 वे चैनल है जो वैज्ञानिक सूचनाओं को ग्रामीण जनों तक पहुंचाता है और उनकी समस्याओं के निवारण हेतु वैज्ञानिक संस्थानों तक पहुंचाता है। यह एक ऐसी लगातार शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी एवं शिक्षक दोनों ही क्या करते हैं, सीखते हैं। इनका कहना है कि प्रसार शिक्षा दोहरा रास्ता है। प्रसार शिक्षा क्या है, तो 2 वे चैनल है। ये क्या करता है, तो जो भी वैज्ञानिक सूचनाएं होती हैं, जो भी इन्वेंशन होते हैं, जो भी खोज होते हैं, उन सूचनाओं को ग्रामीण जनों तक पहुंचाता है। जैसे मान लो पहले खेत की जुताई किससे होती थी, तो हल से होती थी। उसके बाद ट्रैक्टर आया, क्या आया, ट्रैक्टर आया। तो उसकी सूचना किसके माध्यम से गांव में मिली, तो प्रसार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से। ठीक है, ये कुछ माध्यम है प्रसार के, जिनके माध्यम से, प्रसार के माध्यम से क्या हुआ, तो वो लोगों के बीच में फैला कि हाँ ट्रैक्टर जैसा कुछ यंत्र आया है जो खेतों को आसानी से जोतने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, मतलब हम खेत को आसानी से उससे जोत सकते हैं। तो वही कह रहा है कि जो भी इन्वेंशन होते हैं, जो भी खोज होते हैं, जो भी वहाँ से सूचनाएं होती हैं, वो ग्रामीण जनों तक प्रसार शिक्षा क्या करता है, पहुँचाता है। और गाँव की या शहरों की या कस्बों की जो भी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को उन संस्थानों तक पहुँचाता है जहाँ से उसको उसका सॉल्यूशन मिलना होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, तो जो भी ग्रामीण जनों की समस्याएं होती हैं, उनकी समस्याओं के निवारण हेतु क्या करता है, तो उनको संस्थानों तक पहुंचाता है, उनको बताता है कि यहाँ ये समस्या है, इस तरह की समस्याएं हैं, तो उसके हिसाब से वो खोज करते हैं, इन्वेंशन करते हैं। ठीक है, तो ये 2 वे प्रोसेस है और इसमें शिक्षण का कार्य शिक्षार्थी एवं शिक्षक दोनों ही करते हैं। ये किसका कहना है, तो ये बी रामाभाई का कहना है। उसके बाद है डॉक्टर O.P. दाहामा, जिनको थामा भी बोला जाता है। तो इनके अनुसार देख लेते हैं, इनका क्या कहना है, तो कृषि प्रसार गृह विज्ञान, कह रहा है कि कृषि प्रसार गृह विज्ञान, प्रसार पशु चिकित्सा व पशुपालन, स्वास्थ्य प्रसार एक विधि या विधियों की श्रृंखला है जिसके द्वारा कृषि, गृह विज्ञान आदि विषयों के तकनीकी ज्ञान को सम्मिलित कर उन लोगों को पहुंचाना है जिनको इसकी आवश्यकता है। तो कृषि प्रसार या गृह विज्ञान क्या है, तो उन विधियों की श्रृंखला है, उन विधियों की क्या है, तो श्रृंखला है जिसके द्वारा कृषि विकास या गृह विज्ञान विकास आदि विषयों के तकनीकी ज्ञान को सम्मिलित करता है और सम्मिलित कर उन लोगों तक पहुंचाता है जिनको इसकी आवश्यकता है। ठीक है, इन्हीं की बात को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के इन्होंने बोल दिया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको देख लेते हैं। प्रसार शिक्षा के जनक कौन है, तो जे.पाल लिगन्स। आप लोग अगर इसमें इनके मीनिंग में या डेफिनेशन में कहीं पे ऐड कर देते हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। कोटेशन भी बीच बीच में ऐड होने चाहिए आपके आंसर में। ठीक है, तो प्रसार शिक्षा के जनक कौन है, तो जे.पाल लिगन्स हैं। और भारत में जनक की बात करें, प्रसार शिक्षा के जनक की बात करें तो वो केन सिंह है। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखें। ठीक है, भारत में प्रसार शिक्षा के जनक कौन है, तो भारत में प्रसार शिक्षा के जनक केन सिंह हैं। और ऐसे प्रसार शिक्षा के जनक कौन है, जैसे प्रसार शिक्षा का जनरली जनक कौन है, तो वो है जे.पाल लिगन्स। और भारत की बात पूछता है तो केन सिंह है। ठीक है, ये यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं।
प्रसार शिक्षा के विकास की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि प्रसार शिक्षा का विकास कैसे हुआ। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम जो प्रयोग है, प्रसार शब्द जो है सर्वप्रथम आपका कहाँ प्रयोग हुआ था, तो इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रयोग हुआ था। कहाँ हुआ था? शायद मैंने इस चीज़ को मैंने ऐड नहीं करा हुआ है, देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, तो इसको भी तुम लोग अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि लिखोगे जितना अच्छा हाईलाइट करके लिखोगे चीज़ों को उतना ही सही रहेगा। और अच्छी अच्छी पॉइंट को अगर अच्छे अच्छे पॉइंट्स को आप लोग ऐड करते हो तो इससे एग्जामिनर को भी लगता है कि हाँ बच्चे को अच्छी नॉलेज है और उसके हिसाब से आपको अच्छा मार्क्स भी मिलता है। ठीक है, तो प्रसार शिक्षा के विकास की बात करें तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग कहाँ हुआ था, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1873 को हुआ था। कब हुआ था? तो 1873 को इसका प्रयोग, प्रसार शब्द का प्रयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ था। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इंग्लैंड में है। ठीक है, इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक्सटेंशन एजुकेशन शब्द का प्रयोग हुआ था। ठीक है, मतलब वहीं से इसका विकास शुरू हुआ। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं प्रसार शिक्षा व गृह विज्ञान, इनके बीच में क्या संबंध है। जैसे संबंध से क्वेश्चन मैंने बताया है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो मैं उस क्वेश्चन को दिखा रही हूँ। हाँ, इस क्वेश्चन की हमने बात करा हुआ था कि गृह विज्ञान एवं प्रसार शिक्षा, इन सामूहिक रूप से इन दोनों के बारे में पूछ लिया जाता है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको तुम लोग अपने बुक से पढ़ के जाना, अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाना। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इनके बीच क्या संबंध है, प्रसार शिक्षा व गृह विज्ञान। तो सबको पता है कि गृह विज्ञान परिवार के सभी पहलुओं जैसे गृह निर्माण, रख रखावट, साज सज्जा, परिवार के लोगों का भोजन, वेशभूषा, बच्चों के पालन आदि से संबंधित है। गृह विज्ञान किससे संबंधित है? तो इन सारे टॉपिक से संबंधित है। गृह विज्ञान में इन सारे पहलुओं को ही पढ़ा जाता है। आप सबको पता होता है, लेकिन फिर भी एक पढ़ने से, एक तरह से गृह विज्ञान एजुकेशन लेने से आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है, आप किसी भी चीज़ को अच्छे से करना जान जाते हो। ठीक है, तो गृह विज्ञान परिवार के सभी पहलुओं जैसे इसका निर्माण, रख रखाव, साज सज्जा, परिवार के लोगों का भोजन, वेशभूषा, भोजन के, बच्चों के पालन आदि से संबंधित है। गृह विज्ञान का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से लोगों के जीवन में वांछनीय परिवर्तन लाना है। क्या लाना है? तो वांछनीय परिवर्तन लाना है। और यही काम आपका प्रसार शिक्षा भी करता है। ये भी क्या करता है? तो प्रसार शिक्षा कुछ माध्यमों के अनुसार लोगों के जीवन में वांछनीय परिवर्तन लाना चाहता है। ग्रामीण लोगों का विकास करना चाहता है। जो भी महिलाएं हैं या मृत्यु दर है, जो गांव में मृत्यु दर बच्चों कुपोषण की वजह से, बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा होता है, तो इन सब चीज़ों पे रोकथाम लगाने के लिए एक तरह से प्रसार शिक्षा वर्क करता है। और वो सेम काम गृह विज्ञान का भी है। गृह विज्ञान भी क्या करता है? तो कितना न्यूट्रिशन चाहिए, किस तरह के साज सज्जे होने चाहिए, परिवार को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, किस तरह का परिवार होना चाहिए। ठीक है, इन सारे चीज़ों को आपका गृह विज्ञान में भी पढ़ा जाता है और प्रसार शिक्षा भी आपको यही सिखाता है। तो एक तरह से ये दोनों ही एक रूप से क्या है, संबंधित हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्रसार शिक्षा विज्ञान, तकनीक व कौशल का प्रसार लोगों के जीवन में वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए करता है। इस उद्देश्य से प्रसार शिक्षा गृह विज्ञान से कई अवधारणाओं में क्या है, संबंध समान है। यानी कि इन दोनों का जो कॉन्सेप्ट है, काम करने का जो नियम है, कॉन्सेप्ट है, वो दोनों ही सेम है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि गृह विज्ञान भी क्या करता है, तो लोगों के जीवन में वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए जो भी रख रखाव होता है या जो भी जीने का एक सलीका होता है वो सिखाता है। और प्रसार शिक्षा भी क्या, तो इन सारे चीज़ों को कैसे, किस तरह से मैनेज किया जाए, या कौन सी सूचनाएं या देश में क्या चल रहा है, इन सारी व्यवस्थाओं को एक तरह से ग्रामीण जनों तक पहुंचाता है। उनकी जो भी समस्याएं होती हैं वो आपको जो भी सॉल्यूशन संस्थान है वहाँ तक पहुंचाता है और इन सारी सेवाओं को ग्रामीण तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है,
तो इस तरह से लोगों के जीवन में परिवर्तन आते रहते हैं, वो अपने आप को उनकी जो रहन सहन की शैली है उसमें परिवर्तन आते रहता है। तो गृह विज्ञान का भी वही काम है, ये भी लोगों के जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहता है और प्रसार शिक्षा भी लोगों के जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहता है। जो भी कुरीतियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं समाज की, उसको ख़त्म करना चाहता है और लोगों को अच्छे से जीना सिखाना चाहता है। ठीक है, तो ये दोनों का जो काम करने का कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो सेम ही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। ठीक है, तो आप लोग ये जो प्रसार शिक्षा और गृह विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। ठीक है, कह रहा है कि इस उद्देश्य से प्रसार शिक्षा गृह विज्ञान की कई अवधारणाओं में समान है। स्वास्थ्य में सुधार हेतु आर्थिक गतिविधियों, पारिवारिक संबंध व परिवार की पोषण स्थिति के लिए ये क्या करता है, तो वर्क करता है। इसलिए गृह विज्ञान एवं प्रसार शिक्षा, कह रहा है कि इसलिए प्रसार शिक्षा एवं गृह विज्ञान का बहुत नज़दीकी संबंध है। इन दोनों का जो काम करने का कॉन्सेप्ट है वो सेम है। ठीक है, दोनों का उद्देश्य क्या है, तो जन कल्याण है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कह रहे हैं कि प्रसार शिक्षा का दर्शन, ये जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रसार शिक्षा, या पूछा जा सकता है कि प्रसार शिक्षा किसे कहते हैं, प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों की व्याख्या करिए, तो ये सारी चीज़ें मतलब आपकी क्लियर होनी चाहिए। प्रसार शिक्षा शब्द आ गया तो आपको प्रसार शिक्षा का हर एक प्रसार शिक्षा की परिभाषा, प्रसार शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, सिद्धांत, ठीक है, इन विधियाँ, ये सारी चीज़ों को आपको ऐड करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जान लेते हैं प्रसार शिक्षा का दर्शन क्या है। तो कह रहा है कि प्रसार शिक्षा का दर्शन लोगों की मनोवृत्ति में एक कई तरह के परिवर्तन लाता है। कई तरह में मतलब 3 तरह का परिवर्तन लाता है। कौन कौन सा परिवर्तन है वो, तो मनोवृत्ति में परिवर्तन, व्यवहार में, मतलब प्रसार शिक्षा से व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन आता है और कार्य संपादन शैली में भी परिवर्तन आता है। यानी कि जो कार्य संपादन की पुरानी शैली है, तो अगर हम कोई चीज़ सीख लेते हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाता है, उस काम को हम और अच्छे से करना जान जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रसार शिक्षा का नेचर है, एक फिलॉसफी है। इसकी वजह से, प्रसार शिक्षा की वजह से लोगों के मनोवृत्तियों में यानी कि व्यवहार में परिवर्तन आता है और व्यवहारिक जीवन में भी परिवर्तन आता है और कार्य संपादन की शैली में भी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। ठीक, अब देख लेते हैं प्रसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। प्रसार शिक्षा के उद्देश्य, हर शिक्षा का कोई कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, या हर काम का कह सकते हो कि एक तरह से कुछ ना कुछ उद्देश्य होता ही है, बिना उद्देश्य का कोई भी काम नहीं होता। ठीक, जिस तरह से हम लोग कॉलेज जाते हैं तो आपका उद्देश्य पढ़ना और हमारा उद्देश्य क्या है, आपको पढ़ाना। ठीक, तो हर काम का देखें तो एक तरह से उद्देश्य होता है, तो प्रसार शिक्षा का भी अपना क्या है, तो उद्देश्य है। तो इसके उद्देश्य को जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो महत्वपूर्ण प्रायोगिक सूचना का प्रसार, यानी कि जो भी प्रयोग होते हैं, जो भी इन्वेंशन होते हैं, जो भी खोज होते हैं, उन सूचना का प्रसार करना, यानी कि पूरी जनता में उसको फैला देना, सबसे पहला ये प्रसार शिक्षा का ये उद्देश्य है। उसके बाद है कई सामाजिक मुद्दों पर व्यवहार में परिवर्तन लाना। कई आप प्रसार के माध्यम से जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उन पे क्या होता है, तो इम्प्रूवमेंट आती है। धीरे धीरे लोग हर किस प्रसार के माध्यम से चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं और जो भी कुरीतियाँ हैं उनको कम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके बाद है, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। उसके बाद है ग्रामीणों को बदलाव के लिए तैयार करके कृषि के तरीकों का नवीनीकरण व ग्रामीण स्तर पर पशुपालन उद्योग शुरू करना। ग्रामीणों को बदलाव के लिए तैयार करना, ये प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है कि बदलाव के लिए उनको प्रिपेयर करना, कृषि के तरीकों का नवीनीकरण करना और ग्रामीण स्तर पर लघु उद्योग शुरू करना। ये सब किसका उद्देश्य है, तो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। उसके बाद है ग्रामीणों में जिम्मेदारी एवं संवेदनशील नेतृत्व क्षमता का विकास करना। ग्रामीणों में जिम्मेदारी व संवेदनशील नेतृत्व की क्षमता का विकास करना, ये भी आपके प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। उसके बाद है ऐसे भोजन के तरीकों को अपनाना जो उत्तम पोषण प्रदान करें, ये आपके प्रसार शिक्षा का भी उद्देश्य है
और एक तरह से होम साइंस का भी उद्देश्य है। होम साइंस से आपको पता चलता है भोजन तो हर कोई करता है, ठीक है, भोजन तो हर कोई करता है, लेकिन जो होम साइंस का एजुकेशन लेता है उसको पता होता है कि हमको किस मात्रा में कितना न्यूट्रिशन लेना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि जीवन प्रत्याशा को सुधारना, शिशु मृत्यु दर एवं बीमारी की दर को कम करना। ये किसके माध्यम से होता है? तो प्रसार शिक्षा के माध्यम से होता है। और ये प्रसार शिक्षा का क्या है? तो मेन उद्देश्य है कि जीवन प्रत्याशा को सुधारना, जो भी शिशु मृत्यु दर है या बीमारी की जो दर है उसको कम करना, चीज़ें जो भी इनसे रिलेटेड आई हैं उनको गाँव तक पहुँचाना, ठीक है। जैसे कोरोना आया तो कोरोना के बारे में हमें किससे पता चला? कोरोना के बारे में हमें किससे पता चला? तो प्रसार माध्यमों से पता चला। प्रसार के माध्यम कौन कौन से हैं? जैसे मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है, ये सारे माध्यम ही हैं। तो एक तरह से प्रसार के द्वारा हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है और हम अवेयर हो जाते हैं कि हाँ, हमको इस बीमारी से बचना है। तो वही कह रहा है कि जीवन प्रत्याशा को सुधारना और मृत्यु दर एवं बीमारी की दर को कम करना। उसके बाद है जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, ताकि लोग कम से कम बीमार पड़ें तथा उनका स्वास्थ्य क्या रहे? तो उत्तम रहे। उनका स्वास्थ्य क्या रहे? तो उत्तम रहे। ये सारे आपके प्रसार शिक्षा के उद्देश्य हैं, ठीक। उसके बाद है प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको भी आप लोग अच्छे से याद करके जाओगे, ठीक है। आपके टिप्पणी में पूछ सकता है कि प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है, इसको ठीक है। तो प्रसार शिक्षा के सिद्धांत से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से, इन सारे टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाओगे। बहुत सारे टॉपिक्स नहीं है, आप लोग अच्छे से तैयार कर लोगे, अभी टाइम है, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, प्रसार शिक्षा सिद्धांत का मतलब क्या होता है? वह नियम जिस पे कोई भी प्रोसेस, यानी कि जो वर्क करता है, कोई भी नियम या कानून जिस पे क्या, तो जैसे मान लो कि प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है, तो प्रसार शिक्षा किस सिद्धांत पे वर्क करता है, वो सारी चीज़ें, कौन सा नियम है, क्या सिद्धांत है, ठीक है। तो किस सिद्धांत पे आपका प्रसार शिक्षा वर्क करता है? तो अनुभूत आवश्यकताओं एवं रुचियों का सिद्धांत। ये आपका प्रसार शिक्षा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपके प्रसार शिक्षा के सारे ही सिद्धांत है। तो इसको समझ लेते हैं, अनुभूत आवश्यकताओं एवं रुचियों का सिद्धांत। तो अनुभूत आवश्यकताओं का मतलब क्या? कि जब भी प्रसार कार्यकर्ता जाता है प्रसार कार्य करने, तो वो उसको क्या देखना चाहिए? तो लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, जो उनकी जिसमें रुचियां हैं, उनको वो प्रसारित करे, ठीक है, उनको वो बताए। ये ऐसा नहीं कि बंदे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और वो ऐसा तो है, फॉर्मल एजुकेशन तो है नहीं कि आपको पढ़ना ही है। फॉर्मल एजुकेशन में क्या है कि आपको ग्रेजुएशन तक करना ही है, चाहे जैसे भी आपका मन हो तो भी करो, ना मन हो तो भी करो। प्रसार शिक्षा में ऐसा नहीं है। प्रसार शिक्षा में क्या है? तो आपकी जो आवश्यकता है आप उसी चीज़ को सीखोगे, आपकी जो आवश्यकता नहीं है वो आप वहाँ देखने ही नहीं जाओगे कि हो क्या रहा है। तो प्रसार शिक्षक को ऐसा कुछ इस टॉपिक पे ऐसे बात करना चाहिए कि जो वहाँ की समस्याएं हैं, वहाँ जनरल सामान्य लोगों की समस्याएं हैं, ठीक है। एक लोगों के प्रसार के लिए तो, या एक लोगों को सूचना देने तो प्रसार कार्यकर्ता जाता नहीं है, होल जनता को सूचनाएं देने जाता है। तो सूचनाएं को लोग कौन सी लेते हैं? जो उनकी ज़रूरत है, ठीक है, जो उनकी ज़रूरत है, जिसमें उनका इंटरेस्ट है। मान लो कि कोई कृषि से संबंधित समस्या है और वहाँ पे किसी और टॉपिक पे जाके बात करना शुरू कर दिए, तो कोई इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। तो कैसा होना चाहिए प्रसार कार्य? कैसा होना चाहिए? तो लोगों की रुचियों के हिसाब से होना चाहिए, उनका किस में इंटरेस्ट है, उनकी आवश्यकता क्या है, उसके बेस पे होना चाहिए, ठीक है। तो वही कह रहा है, अनुभूत आवश्यकताओं एवं रुचियों का सिद्धांत। ग्रामीण जनों की रुचियां किस में है, क्या उनकी आवश्यकताएं हैं, कौन सी उनकी समस्या हैं, इन सब पे उनको एक प्रसार शिक्षा प्रोवाइड कराना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत, स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत। उसके बाद है करके सीखने का सिद्धांत। उसके बाद है स्वावलंबन का सिद्धांत। उसके बाद है सहयोग का सिद्धांत। उसके बाद है नमनीयता का सिद्धांत,
धीमी किंतु सतत विकास का सिद्धांत, प्रजातांत्रिक प्रकृति का सिद्धांत, उसके बाद है स्थानीय संगठनों का सहयोग का सिद्धांत और सहभागिता का सिद्धांत। ये सारे टॉपिक्स आप लोग के क्लियर होंगे। ठीक है, जब भी प्रसार कार्यकर्ता प्रसार कार्य करने जाता है तो स्वैच्छिक शिक्षा के सिद्धांत पे भी वर्क करता है। ठीक है, करके सीखने के सिद्धांत पे भी वर्क करता है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग का अच्छे से एग्ज़ाम की आप लोगों की तैयारी अब तो हो ही गई होगी। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं प्रसार शिक्षा की प्रक्रिया की बात करें तो प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से प्रसार कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले तो समस्या को एनालाइज किया जाता है, समस्या को परिभाषित किया जाता है, यहाँ की वहाँ की जनरल समस्या क्या है। पहले प्रसार कार्यकर्ता को क्या देखना चाहिए, तो पहले समस्या देखना चाहिए कि वहाँ पे कौन कौन सी समस्याएं हैं। उसके बाद उद्देश्य बनाना चाहिए कि अब हमको उस पर किस तरह से वर्क करना है। उसके बाद से उसके बारे में लोगों को सिखाना चाहिए। क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए। और प्रसार कार्यकर्ता वही करता है, पहले समस्याओं को क्या करता है, तो एनालाइज करता है, समस्याओं को जानता है, समस्याओं को परिभाषित करता है। उसके बाद वो अपना एक तरह से उद्देश्य बनाता है। उसके बाद लोगों को उसके बारे में सिखाता है। फिर मूल्यांकन करता है, इवैल्यूएशन करता है कि मेरा उद्देश्य कितना सफल हुआ। उसके बाद से पुनः निर्धारण करता है कि हाँ हमने इस टॉपिक में या इस चीज़ को इतना पास किया, या कह सकते हैं कि एक तरह से हमारा इतना उद्देश्य पूरा हुआ। अगर मूल्यांकन के टाइम वो देखता है कि हमने जो उद्देश्य बनाया था क्या वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो पाया कि नहीं। अगर नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया, और अगर हो गया तो इतने टाइम में कैसे हो गया, अब हम इसी प्रोसेस को फिर से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, आपका प्रसार शिक्षा का प्रक्रिया है। इसको किसने दिया था, तो जे पॉल लीगन्स ने दिया था। ये किसने दिया था, तो जे पॉल लीगन्स ने इस प्रक्रिया को दिया था। उन्होंने कहा था कि पहले समस्या को परिभाषित करो, उसके बाद से उद्देश्य बनाओ, फिर सिखाओ, फिर मूल्यांकन करो, फिर पुनः निर्धारण करो कि तुमने अपने लक्ष्य में कितना सफलता हासिल किया। ठीक, उसके बाद है प्रसार शिक्षा के चरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आपके टिप्पणी भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक, प्रसार शिक्षा के चरण है। मैंने ट्रिक भी बनाया हुआ है, आप लोग उसको भी अच्छे से ट्रिक को लर्न कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक, देखो प्रसार शिक्षा के चरण कौन कौन से हैं, यानी कि किस स्टेप से होके प्रसार शिक्षा आपका गुजरता है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, जब भी प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार कार्य करना चाहिए तो फर्स्ट स्टेप पे उसका ध्यान आकर्षित करना चाहिए। यानी कि आप जब भी जाते हो दुकान या मार्केट पे कहीं भी जाते हो तो देखते हो कि अगर सामने से साज सज्जा अच्छी होती है तो आप आकर्षित हो जाते हो, और ठीक है, और क्या करते हो, उस दुकान में और सारी दुकानों को छोड़ के वहाँ पे चले जाते हो। आपको ऑटोमेटिक आपकी मानसिकता बन जाती है कि यहाँ पे चीज़ें अच्छी होंगी। उसी तरह प्रसार कार्यकर्ता को भी ऐसा कुछ करना चाहिए। अब एक एक लोगों को तो वो खींच के प्रसार कार्य शिक्षा देने का कार्य कर नहीं सकता। ठीक है, तो उसको ऐसा कुछ करना चाहिए कि जन सैलाब को शिक्षा देना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा देना है, तो वो ऐसा कुछ करना चाहिए उसको कि पहले लोगों का उसके तरफ ध्यान आकर्षित हो। और ये कब होगा, तो जब अनुभूत आवश्यकताओं और रुचियों के सिद्धांत पे बेस होगा। ठीक है, जब लोगों का उसमें इंटरेस्ट होगा तो लोग क्या होंगे, ऑटोमेटिक आकर्षित होंगे। अब उल जुलूल कुछ भी दिखाएगा तो उससे तो लोग आकर्षित होंगे नहीं। ठीक है, तो वो उनकी आवश्यकताओं पे बेस्ड होना चाहिए, उनकी रुचियों के, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो ध्यान आकर्षण होना चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता ऐसा कुछ करे जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित हो। उसके बाद से उनका रुचि, इंटरेस्ट उस टॉपिक में प्रसार कार्यकर्ता को इंटरेस्ट जगाना चाहिए कि लोगों में रुचि आए और वो भी और जानने के लिए तत्पर हों। उसके बाद से जब रुचि आएगी तो डिज़ायर आएगी। ठीक है, उनकी इच्छा होगी कि हाँ हमको भी इसमें कुछ जानना है, इसमें से कुछ हमको जानना चाहिए। फिर वो कन्विक्शन यानी कि समझेंगे, फिर वो समझाएंगे कि इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद है एक्शन, फिर वो क्या करेंगे, तो उस पर वर्क करेंगे।
जब चीज़ों को समझ लेंगे तो वो उस कार्य को करेंगे और फिर क्या, संतुष्ट होंगे, सेटिस्फाइड होंगे। उसके बाद से उसका मूल्यांकन होगा कि हमने जो लक्ष्य बनाया था, जो हमारा प्रसार, ये क्या कौन करेगा, तो आपका प्रसार कार्यकर्ता करेगा। वो देखेगा, एनालाइज करेगा चीज़ों को, वो मूल्यांकन करेगा, तुलना करेगा कि हमने अपने लक्ष्य को कितना प्राप्त किया। ठीक, मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, आप चीज़ों को देख रहे हैं कि हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया कि नहीं किया। जैसे आप लोग साल भर का एक लक्ष्य बनाते हो कि हम लोग को ग्रेजुएशन करना है, तो साल भर आप क्या करते हो, तैयारी करते हो, है ना, तैयारी करते हो। फिर आपका अंत में मूल्यांकन होता है कि आप लोगों की तैयारी किस तरह की हुई। आप लोग का मूल्यांकन कैसे होता है, तो एग्ज़ाम के माध्यम से। अभी क्या हो रहा है, अभी क्या स्टार्ट होने वाला है, आप लोगों के होल ईयर का मूल्यांकन होने वाला है, यानी कि एग्ज़ाम के माध्यम से ये आपका एक तरह से इवैल्यूएशन होगा कि आप लोगों ने कितना पढ़ा, ये एक तरह से कह सकते हैं कि कितने पानी में हो, ये सारी चीज़ें। तो आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद कर रख सकते हो, एडकास। ठीक है, एडकास के ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले अटेंशन आता है, उसके बाद से इंटरेस्ट आता है, उसके बाद डिज़ायर, उसके बाद कन्विक्शन, उसके बाद एक्शन, फिर सेटिस्फैक्शन, फिर इवैल्यूएशन। तो इसको आप लोग एडकास से आप लोग इसको याद कर सकते हो। सबसे पहले क्या है, तो अटेंशन, फिर इंटरेस्ट, आई से इंटरेस्ट, डी से डिज़ायर, सी से कन्विक्शन, ए से एक्शंस, एस से सेटिस्फैक्शन, ई से इवैल्यूएशन। ठीक, तो इस तरह से आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हो। ये क्या है, तो प्रसार शिक्षा के स्टेप्स हैं, चरण हैं, प्रोसेस है एक तरह से, जिससे होके प्रसार कार्यकर्ता क्या, ये एक तरह से हायरार्की मॉडल है। सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे नीचे क्या आता है, तो अटेंशन आता है, फिर इंटरेस्ट आता है, फिर डिज़ायर आता है। ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। प्रसार कार्यकर्ता कौन होता है, तो ये सबको पता है कि जो प्रसार का कार्य करता है, यानी कि जो घूम घूम कर जमीनी कार्य करता है, जो घूम घूम कर लोगों को शिक्षा देने का कार्य करता है, उसी को प्रसार कार्यकर्ता कहते हैं। ठीक है, अब उसके कुछ गुणों के बारे में जान लेते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है और पूछा हुआ है कि प्रसार कार्यकर्ता किसे कहते हैं, उसके गुणों की व्याख्या कीजिए। तो गुण इसके कौन कौन से होने चाहिए, तो देखो, एक ये भी याद करने की एक ट्रिक है कि आप इसमें गुण अगर पूछता है तो आप इसमें सारी पॉजिटिव चीज़ों को डाल दो, कुछ भी निगेटिव इसमें नहीं होना चाहिए। जैसे ईमानदार होना चाहिए, कुशल प्रशिक्षक होना चाहिए, ग्रामीण पृष्ठभूमि का होना चाहिए, निष्पक्ष कार्यकर्ता होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए, खोजकर्ता होना चाहिए, धैर्यशील होना चाहिए, नियोजक होना चाहिए, मृदु भाषी होना चाहिए। ये सब आपके प्रसार कार्यकर्ता के गुण हैं जो उसमें होना ही चाहिए। ठीक है, अब जान लेते हैं कि प्रसार कार्यकर्ता कौन से कार्य करता है। प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्या है, तो प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीण एवं विषय विशेषज्ञों के बीच एक कड़ी का काम करता है। प्रसार कार्यकर्ता क्या करता है, तो ग्रामीण लोगों के बीच और जो विषय के विशेषज्ञ होते हैं, जो सॉल्यूशन देते हैं, उनके बीच में एक कड़ी का कार्य करता है। ये ग्रामीण लोग हैं और ये संस्थाएं हैं, इनके बीच में एक तरह से कड़ी का कार्य करता है। कौन कार्य करता है, तो प्रसार कार्यकर्ता। ठीक है, ये यहाँ से जो भी इन्वेंशन होते हैं, जो भी खोज होते हैं, वो ग्रामीण जनों तक पहुँचाने के लिए इससे संपर्क करता है। और ये क्या करता है, वहाँ की सूचनाओं को ग्रामीणों तक पहुँचाता है। फिर यहाँ की जो भी सूचनाएं होती हैं वो कहाँ जाती हैं, तो प्रसार कार्यकर्ता के माध्यम से शिक्षण संस्थानों को जाती हैं, या जो भी सॉल्यूशन वाली संस्थाएं हैं उनके तरफ जाती हैं। ये कौन करता है कार्य, तो प्रसार कार्यकर्ता करता है। और प्रसार कार्यकर्ता कौन होता है, तो जमीनी कार्यकर्ता है, जो घूम घूम कर शिक्षा देने का कार्य करता है, जो घूम घूम कर लोगों की समस्याएं जानता है कि यहाँ पे कौन सी समस्या है, यहाँ पे कौन सी समस्या है, किस चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत है। ये सब किसका कार्य है, तो प्रसार कार्यकर्ता का कार्य है। ठीक है, और ये प्रसार कार्यकर्ता करता है। ठीक, तो वही कह रहा है कि प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीण एवं विषय विशेषज्ञों के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। वह ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान केंद्रों तक पहुंचाता है,
तथा जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसका प्रचार प्रसार करता है। जो भी नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है उसका पता हमें किसके माध्यम से चलता है, तो प्रसार शिक्षा के ही माध्यम से चलता है। ठीक, आगे देख लेते हैं प्रसार शिक्षण की विधियाँ। प्रसार शिक्षा की विधियाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि प्रसार शिक्षा की विधियाँ कौन कौन सी हैं, किन किन विधियों से प्रसार शिक्षा किया जाता है। तो कुछ विधियों को मैंने ऐड करा हुआ है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक, शिक्षार्थी की संख्या के आधार पे, अगर शिक्षार्थी की संख्या के आधार पे देखेंगे तो प्रसार कार्यकर्ता तीन तरह से, प्रसार शिक्षण की विधि तीन तरह से होती है। ठीक है, कितने तरह से, तो तीन तरह से होती है। व्यक्तिगत होती है, सामूहिक होती है और मास लेवल पे होती है। ठीक, तो व्यक्तिगत में क्या क्या आ जाता है, तो व्यक्तिगत में आपका आ जाता है पर्सनल कांटेक्ट। ठीक, पर्सनल प्रसार कार्यकर्ता क्या करता है इसमें, तो किसी एक व्यक्ति से मिलता है। देखो, शिक्षार्थी की संख्या के आधार पे आपका व्यक्तिगत में प्रसार कार्यकर्ता क्या करता है, तो किसी एक पर्सन से मिलता है और उसे जो भी नॉलेज जो होता है, जो भी उसकी समस्याएं होती हैं उसका समाधान उसको बताता है। इसमें कांटेक्ट किसी एक ही व्यक्ति से होता है, प्रसार का कार्य किसी एक ही व्यक्ति से होता है। सामूहिक में 20-30 लोगों की संख्या होती है। सामूहिक जो प्रसार कार्यकर्ता होता है, जो सामूहिक रूप से शिक्षण विधियाँ होती हैं, वो 20-30 लोगों का एक समूह होता है जिसमें प्रसार कार्यकर्ता क्या करता है, तो प्रसार कार्य करने का या जो भी शिक्षण का कार्य होता है वो करने का कार्य करता है। ठीक, तो व्यक्तिगत लेवल पे पर्सनल कांटेक्ट आता है, होम विजिट आता है, पर्सनल लेटर आता है। ठीक, व्यक्तिगत संपर्क, कार्यालय पर भेंट, व्यक्तिगत पत्र, ये सब क्या है, तो व्यक्तिगत रूप से प्रसार कार्यकर्ता क्या करता है, प्रसार कार्य का कार्य करता है। उसके बाद है सामूहिक यानी कि ग्रुप लेवल पे प्रसार कार्य कैसे किया जाता है, तो लेक्चर के माध्यम से। ठीक, लेक्चर के माध्यम से वो क्या करता है, तो लोगों को बताने का कार्य करता है। डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि डेमो दे के बताता है, डेमो दे के बताता है कि ये काम ऐसे होगा। ठीक, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, सिंपोजियम, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, ये सब क्या है, तो आपके सामूहिक प्रसार के विधियाँ हैं। ठीक, उसके बाद आता है मास कम्युनिकेशन। मास लेवल पे किस तरह से वो लोगों से कम्युनिकेट करता है, तो टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, न्यूज़पेपर। ठीक, उसके बाद है प्रिंटेड मटेरियल, पोस्टर, हेल्थ म्यूजियम एंड एग्जीबिशन। उसके बाद से फोल्क मेथड, उसके बाद से इंटरनेट। ये सब क्या है, तो ये माध्यम है, ये विधियां हैं जिनके माध्यम से आपका मास लेवल पे यानी कि जन संचार होता है, यानी कि आप इनके माध्यम से लोगों को ब्रॉड लेवल पे बताने का कार्य करते हैं। इसमें लोगों की संख्या अनगिनत होती है। उसके बाद है स्वरूप के आधार पे। स्वरूप के आधार पे किस तरह से करेंगे, स्वरूप के आधार पर कौन कौन सी विधियाँ हैं, तो बाय स्पीकिंग यानी कि चीज़ों को बोल कर वो बताएगा। किस तरह से बताएगा, तो बोल कर, जैसे रिकॉर्डिंग है या बोल कर बताएगा। उसके बाद है बाय शोविंग यानी कि दिखाकर, जैसे आपका चार्ट पेपर है, चार्ट पेपर दिखा के किया जाता है प्रसार का कार्य। उसके बाद से फ्लैश कार्ड है, तो फ्लैश कार्ड में भी क्या किया जाता है, तो चीज़ों को दिखा दिखा के। ठीक है, आप क्या करते हो, तो फ्लैश कार्ड में कार्डों को दिखा दिखा के आप शिक्षण का कार्य करते हो। कठपुतली में भी वही है। तो ये सब क्या है, तो ये दिखा कर, जैसे चार्ट, पोस्टर, ये सब दिखा के क्या किया जाता है, तो प्रसार कार्य का प्रसार शिक्षा का कार्य किया जाता है। उसके बाद है बाय डूइंग, करके दिखाना यानी कि डेमो देना। ये सब क्या है, तो आपके स्वरूप के आधार पे कुछ विधियां हैं। उसके बाद है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य सामग्री किसे कहते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन आपको लिखना होगा। तो दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे दृश्य साधन या दृश्य सामग्री किसे कहते हैं, तो दृश्य सामग्री में वो सारी चीज़ें आती हैं जिससे देख कर शिक्षण का कार्य होता है। देख कर शिक्षण का कार्य जिस माध्यम से होता है उसको दृश्य सामग्री कहते हैं। श्रव्य सामग्री किसे कहते हैं, विजुअल होगा। ठीक है, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, वीडियो नहीं होगा यहाँ पे, विजुअल होगा। क्या होगा, विजुअल होगा।
उसके बाद से ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि ऑडियो एड्स यानी कि श्रव्य साधन, विजुअल एड्स यानी कि दृश्य साधन, और ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि दृश्य श्रव्य साधन। तो सबसे पहले ऑडियो एड्स को जान लेते हैं कि ऑडियो एड्स क्या होते हैं। तो जिनके माध्यम से सुनकर प्रसार कार्य होता है। जिनके माध्यम से प्रसार का कार्य कैसे होता है, तो सुन के। तो सुन के आप किस किस माध्यमों से करते हो, तो रेडियो है। रेडियो क्या करता है, तो रेडियो से आप सुन के किसी भी चीज़ के बारे में जान लेते हो। उसके बाद है टैप रिकॉर्डर, उसके बाद है MP3, उसके बाद है ग्रामोफोन। ये सब क्या हैं, तो आपके ऑडियो एड्स हैं जिनके माध्यम से आप सुन के प्रसार का कार्य करते हो। उसके बाद है विजुअल एड्स। विजुअल एड्स में क्या आएंगे, तो ये सबको पता है कि जिन साधनों के द्वारा देख कर शिक्षण का कार्य होता है उनको विजुअल एड्स कहते हैं। उसमें आपका आता है फ्लैश कार्ड, पोस्टर, चार्ट, फैनल ग्राफ, मॉडल, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड। ये सब क्या हैं, तो ये आपके विजुअल एड्स हैं जिनके द्वारा देख के हम चीज़ों को समझ जाते हैं कि यहाँ पे ये कार्य होने। जैसे पोस्टर को आप देखते हो तो उस पर देख के आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती, आप देख के चीज़ों को जान लेते हो कि क्या होने वाला है, या उस पर जो भी मटेरियल होता है आप उससे समझ लेते हो कि मतलब आपको ज्ञान हो जाता है उस चीज़ के बारे में। ठीक, उसके बाद है ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि ऐसे माध्यम जिनके माध्यम से हम क्या करें, तो प्रसार का कार्य देख और सुनकर, यानी कि इसमें दोनों विधियाँ आ गई। तो देख और सुन के जो कार्य होता है, जो शिक्षण का कार्य होता है, वो किसके माध्यम से होता है, तो ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से होता है। जिसमें आपका ड्रामा आ गया, ठीक है, टेलीविज़न आ गया, उसके बाद से पपेट शो आ गया। इसमें क्या होता है, ड्रामा में क्या होता है, तो आप देखते भी हो और वो चीज़ों को बोल बोल के भी बताते हैं। उसके बाद है टीवी में आप देखते भी हो और सुनते भी हो। उसके बाद से पपेट शो में भी क्या होता है, तो आप देखते भी हो और सुनते भी हो। तो देख और सुन के जो शिक्षण का कार्य होता है वो ऑडियो विजुअल एड में होता है। अब चार्ट को जान लेते हैं। ये आपके टिप्पणी के फॉर्म में पूछ लेता है। देखो, फ्लैश कार्ड से भी टिप्पणी पूछा हुआ है, पोस्टर से भी टिप्पणी पूछा हुआ है। उसके बाद से आपका चार्ट से तो हर बार पूछा हुआ है। तो इसको मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा विस्तार से समझाया हुआ है। तो चार्ट किसे कहते हैं, तो चार्ट क्या है, तो एक विजुअल माध्यम है, एक दृश्य सामग्री है जो आपके कई तरह के होते हैं। तो एक होता है बार चार्ट, जिसको तुलनात्मक चार्ट भी कहते हैं। जिसमें क्या किया जाता है, तो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे ये आपका क्या है, तो ये आपका बार चार्ट है। उसके बाद आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या होता है, तो ये भी एक तरह से तुलना का कार्य करता है। जैसे मान लो कि आपकी ये पृथ्वी है, ये क्या है, तो पृथ्वी है। इसमें आपका 78% क्या है, तो जल है। क्या है, 78% जल है। इस तरह से मतलब आप लोग पाई चार्ट के माध्यम से समझा सकते हो। सॉरी, जल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे गैसों की बात हो रही है। सॉरी, यहाँ पे गैसों की बात हो रही है। तो ये पाई चार्ट के माध्यम से इसको समझाया गया है। उसके बाद है ट्री चार्ट। ट्री चार्ट सबको पता है, इस तरह से ऐसे ऐसे करके कुछ डालियों के माध्यम से चीज़ों को बताया जाता है। ठीक, तो ये ट्री चार्ट है। उसके बाद है संस्थागत चार्ट, फ्लो चार्ट, जिसको फ्लो चार्ट भी कहा जाता है। संस्थागत चार्ट है ये। उसके बाद है पिक्टोरियल चार्ट, जिसमें क्या किया जाता है, तो सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। जिसमें सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है वो पिक्टोरियल चार्ट के माध्यम से किया जाता है। पिक्टोरियल चार्ट में क्या किया जाता है, तो सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे देख लेते हैं नवाचार क्या होता है, इनोवेशन। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसको टिप्पणी के फॉर्म में याद करके जाना। नवाचार क्या होता है, तो नए विचार। नवाचार का मतलब क्या होता है, तो नए विचार, नए आइडियाज़। और नवाचारक कौन होता है, तो जो नए आइडियाज़ को जनरेट करता है। इनोवेशन, नवाचार का मतलब क्या होता है, तो इनोवेशन का हिंदी रूपांतरण क्या है, आपका नवाचार है, जिसका अर्थ होता है नए विचार, नए आइडियाज़ क्रिएट करना, बनाना। ठीक है, इनोवेटर्स कौन होते हैं, तो जो नए आइडियाज़ को जनरेट करते हैं, यानी कि जो नए आइडियाज़ को बनाते हैं, जो जोखिम उठाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो इनोवेटर्स कहा जाता है। जैसे रतन टाटा हैं। ठीक, ये क्या है, इन्वेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ को खोजना
और इनोवेशन का मतलब होता है नए आइडियाज़ बनाना। जब आप नए आइडियाज़ बनाते हो तो उस चीज़ के बारे में खोज छानबीन करना शुरू कर देते हो और एक तरह से इनोवेशन कर देते हो। और इनोवेटर्स कौन होते हैं? तो जो वो इन्वेंट करते हैं, जो नए आइडियाज़ को जनरेट करते हैं और जो जोखिम उठाने का कार्य करते हैं। जैसे रतन टाटा हैं, ये क्या करते हैं? तो नए नए आइडियाज़ को जनरेट करते हैं और फिर उस पर वर्क करते हैं और मार्केट में चीज़ों को ला देते हैं। ठीक, उसके बाद है नवाचार की प्रक्रिया। अब ये नवाचार कैसे होता है? तो सबसे पहले किसी भी चीज़ के बारे में, जब जिस टॉपिक जो आपने आइडिया बनाया उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, फिर इंटरेस्ट आना चाहिए, फिर मूल्यांकन, फिर परीक्षण, फिर अभिग्रहण। ये सब क्या है? तो नवाचार की प्रक्रिया है। इसी प्रोसेस पे आपका नवाचार की प्रक्रिया, यानी कि ये वही प्रक्रिया है जिससे नवाचार होके गुजरता है। यानी कि इसी प्रोसेस से होके क्या होता है? तो नवाचार का कार्य होता है। यानी कि किसी भी चीज़ को खोजने का कार्य इसी प्रक्रिया से किया जाता है। आगे है आपका कार्यक्रम नियोजन। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, यहाँ से आपका टिप्पणी के फॉर्म में 500 वर्डों में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 500 वर्डों में सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कार्यक्रम नियोजन क्या होता है? तो नियोजन लक्ष्यों का आरोपण है। नियोजन क्या है? तो लक्ष्यों का आरोपण है। उनकी पूर्ति के लिए साधनों की व्यवस्था और क्रियाओं के व्यवस्थित रूप जो कि सामान्य सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न होते हैं का प्रयोग है। कार्यक्रम नियोजन क्या है? तो जो भी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, जो भी नियोजित लक्ष्य है उसके प्राप्ति के लिए जो भी हम चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं वही क्या है? तो आपका नियोजन है, कार्यक्रम नियोजन है। ठीक है, कार्यक्रम नियोजन के उद्देश्य क्या है? तो कार्यक्रम नियोजन में क्या करना है और क्यों करना है पर उचित निर्णय लेना ही क्या है? तो उसका उद्देश्य है। उसके बाद है कार्यों का लिखित विवरण तैयार करना ताकि जनसाधारण को सूचित किया जा सके। ठीक, उसके बाद है मूल्यांकन का एवं कार्यों की निश्चितता हेतु लक्ष्य निर्धारित करना। ये सब आपके क्या हैं? तो ये सब आपके कार्यक्रम नियोजन के उद्देश्य हैं। आप लोग इन सारी चीज़ों को अपने बुक से अच्छे से उसको याद करके पढ़ के जाना। ठीक, उसके बाद है अनुभूत तथा विस्तृत आवश्यकताओं का चयन करने के पश्चात साधनों को दुरुपयोग से बचाना। उसके बाद है समस्याओं को उनकी आवश्यकताओं तथा स्थायित्व के आधार पर चुनने के लिए आज़ादी प्रदान करना। ठीक है, ये सारी यहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया है, उसको आप लोग देख लोगे जो भी होगा। और हाँ, एक क्वेश्चन था, मैं उसको लास्ट में बताऊंगी, अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। नेतृत्व का विकास करना, समय एवं धन के अपयोग को रोकना तथा कुशलता बढ़ाना, ये सब आपके कार्यक्रम नियोजन का सिद्धांत है। अब कार्यक्रम नियोजन का उद्देश्य आप सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। तो कार्यक्रम नियोजन किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है? तो कार्यक्रम नियोजन का चयन अनुभूत आवश्यकताएं एवं रुचियों पर आधारित होना चाहिए। यानी कि जब भी हम कार्यक्रम का आयोजन करने जाएं तो वो किस पे बेस होना चाहिए? तो लोगों की जो भी आवश्यकताएं हैं उस पे बेस होना चाहिए। वास्तविक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, यानी कि उल जुलूल बातें उसमें नहीं होनी चाहिए। जो भी होना चाहिए वो वास्तविक होना चाहिए, वो सत्य होना चाहिए, वो आपके सामने होनी चाहिए। उसके बाद है ग्रामीणों के अनुकूल होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आप गांव में भोजपुरी समझ में आता है या हिंदी समझ में आता है तो आप अंग्रेजी जाके बोलना शुरू कर दो। तो ये सब उल जुलूल कार्य नहीं होना चाहिए, उनके अनुकूल होना चाहिए जो उनको आसानी से समझ में आ सके। उसके बाद है उद्देश्य महत्वपूर्ण एवं स्पष्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी उद्देश्य बना के चले गए, नहीं, लोगों के हिसाब से होने चाहिए और महत्वपूर्ण होने चाहिए और एक कुशल प्रबंधक होना चाहिए। ये सब क्या है? तो कार्यक्रम नियोजन का सिद्धांत है। उसके बाद है कार्यक्रम नियोजन के चरण। अब वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जहाँ से कार्यक्रम नियोजन आगे की तरफ बढ़ता है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना, सबसे पहले आपको समस्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि जब भी आप कार्यक्रम नियोजन करने जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि उधर की समस्याएं कौन कौन सी हैं। ठीक, स्थितियों का विश्लेषण करना, फिर समस्या एवं अनुभूत आवश्यकताओं को पहचानना, फिर उद्देश्यों का निर्धारण करना, फिर कार्य योजना तैयार करना,
कार्यक्रम क्रियान्वयन और प्रगति का मूल्यांकन करना, फिर पुनर्विचार करना। ये सब क्या है? तो कार्यक्रम नियोजन के चरण हैं, स्टेप्स हैं। ठीक, तो यहीं पे आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। देखो, इसमें मैंने सामुदायिक विकास को ऐड नहीं किया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग उसको भी अच्छे से देख लेना। क्या है? तो सामुदायिक विकास, जिसमें आपका जवाहर रोजगार योजना आ गया। जवाहर रोजगार योजना से आपका जवाहर रोजगार योजना से आपका क्वेश्चन टिप्पणी पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? तो जवाहर रोजगार योजना से क्वेश्चन टिप्पणी पूछ लिया जाता है। उसमें आता है समेकित बाल विकास योजना, ठीक है, ICDS के बारे में पूछ लिया जाता है। ये सारे जो भी हैं, सामुदायिक विकास जब पढ़ोगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, जैसे आपका केयर है, ठीक है, उसके बाद है आपका यूनिसेफ है, ये WHO है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आपके सामुदायिक विकास के लिए वर्क करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब आप सामुदायिक विकास को पढ़ोगे, तो सामुदायिक विकास को जब पढ़ेंगे तो आपकी सारी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप लोग उसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। आप लोग सामुदायिक विकास को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से रिवाइज करके जाना, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन था, मैंने कराया हुआ है, ठीक है। कुछ बच्चों का कहना है कि जो 2020 दृष्टि उत्पन्न होती है वो आपकी मैंने 11 माह में बताया है, और कुछ बच्चों का कहना है कि ये 8 माह में होता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लेना। मेरे हिसाब से तो मैंने जो मुझे लगा मैंने वो बता दिया। आपको जो लगता है, ठीक है, अगर 8 माह है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे 11 माह पता था। आप लोगों के माध्यम से मुझे ये भी पता चल गया कि ये 8 माह में होता है, ठीक है। अगर आप लोग के ऐसे कोई सुझाव हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप लोग उसको आसानी से कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।